नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार चुनाव की घड़ी आ चुकी है। तारीख तय, मैदान सज चुका है और अब जनता की बारी है। क्योंकि ये सिर्फ वोट नहीं, बिहार के भविष्य का फैसला है। 2 चरणों में होने वाला ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं, बल्कि उस सफर की भी समीक्षा है जिसमें बिहार ने जंगल राज से निकलकर कानून व्यवस्था, सशक्तिकरण और विकास की राह पकड़ी। पहले चरण के प्रचार का पर्दा गिर चुका है। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी, मुद्दे उठे, वादे हुए और सबसे अहम, जनता से सीधा संवाद हुआ। इस कड़ी में पीएम मोदी ने बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से जुड़कर वो तस्वीर सामने रखी जो आज के बिहार की असली कहानी कहती है, जहां महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं बल्कि नेतृत्व कर रही है, जहां डिजिटल इंडिया ने गांव गांव में महिला उद्यमियों को जन्म दिया, जहां महिलाएं अब किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर खड़ी। आज की चर्चा उसी परिवर्तन पर करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप मिश्रा मौजूद है। संदीप जी, जाते जाते भी अंतिम बॉल पर पीएम मोदी ने छक्का ही मार दिया है। जी, बिल्कुल। शुरुआत से ही पीएम ने जिस तरह से जब से चुनावी कमान संभाली थी समस्तीपुर से, उसके बाद से ही वो विपक्ष को लगातार घेरते नजर आए और आज भी अंतिम दिन था। आज पहले चरण के मतदान का, तो 3:30 बजे तकरीबन उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं से बात की, मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर के। कई वहाँ जिला अध्यक्ष से भी उन्होंने बात की और चुनावी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। हालांकि अब चुनाव की घड़ी आ गई है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। और इसके साथ-साथ आपको बता दूँ, आज एक बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव की तरफ से भी सुबह किया गया। उन्होंने भी प्रचार थमने से पहले बड़ा ऐलान किया कि एक मुश्त किस्त जो है महिलाओं को दी जाएगी। और जिस तरह से हम शुरुआती दौर से ही देख रहे थे, जब से प्रचार का दौर शुरू हुआ था, तो चाहे एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, दोनों की तरफ से महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई सारे वादे किए गए। तो आज भी तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और जिसमें एक मुश्त किस्त राशि जो है वो मकर संक्रांति को देंगे यदि उनकी सरकार चुन के आती है। और साथ ही साथ किसानों को जिस तरह से 300 रुपए धान पे और 400 रुपए गेहूं पे प्रति क्विंटल बोनस हो, या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, और जीविका दीदी को 2,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता को लेकर के बड़ी घोषणाएं उन्होंने आज की। लेकिन आज शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार जो है पहले चरण के लिए थम गया है। यानी कि पहले चरण में ही सहरसा की अगर हम बात करें तो सहरसा जिले की जो 4 सीटें हैं वहां भी पहले चरण में ही मतदान होंगे। और मैं ये जी जानना बिल्कुल। चाहता हूँ संदीप की जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से पीएम मोदी सहरसा आए, यानी कि ओपनिंग करने योगी आदित्यनाथ आए और इस फ्लॉग ओवर जो कहते हैं वो खेलने नरेंद्र मोदी है। दोनों ने अपने अपने तरीके से वादे किए, अपने अपने तरीके से बातों को रखी और सहरसा की जनता को यह बताने की कोशिश की कि एनडीए बिहार के लिए क्यों जरूरी है। दोनों की अलग अलग छवि है। नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं और जो छवि योगी आदित्यनाथ की है वो दो वर्गों को बड़ा लुभाता है। जो दो वर्ग हैं, एक तो युवा और एक जो कट्टरवादी छवि रखते हैं हिंदुओं की, मैं बात करूं हिंदू वर्ग जो है वो बड़ा पसंद करता है योगी आदित्यनाथ को। और शायद यही वजह है कि मोदी के बाद वो योगी आदित्यनाथ को देखता है कि देश का नेतृत्व वो करेंगे। तो ओपनिंग और इधर स्लॉग ओवर उन्होंने खेला। तो सहरसा का जब वोटर जाएगा वोट करने के लिए 6 तारीख को, उसके मन में क्या क्या होगा, कौन कौन सी बातें गूंज रही होंगी। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो वादा चाहे सरकारी नौकरी का हो या फिर जो जीविका दीदी हैं उनके लिए वादे किए हों। तो जब वोटर बाहर निकलेगा, चाहे वो महिला वोटर हो चाहे वो पुरुष वोटर हो, उसके मन में क्या क्या होगा, क्या सपने देखकर जाएगा। देखिए, बिहार का वोटर बहुत समझदार हो गया। वो सारी चीज़ों को देखेगा और जिस तरह से केंद्र के शीर्ष नेतृत्व, लगातार केंद्र सरकार के कई मंत्री आए, उन्होंने केंद्र की योजनाएँ भी गिनाई। और जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार केंद्र की योजना हो या नीतीश कुमार के द्वारा जारी की गई योजना हो, तमाम चीज़ों को ध्यान में ज़रूर वोटर रखेगा। और जब भी हम फील्ड में निकलते हैं, तो जब भी हम मतदाताओं से बात करते हैं, तो वो ज़्यादातर का यही कहना रहता है कि हम
जो चेहरा है उसको जरूर देखते हैं कि आखिर नेतृत्व कौन कर सकता है। जिस तरह से महागठबंधन ने अपना सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाया और एनडीए गठबंधन की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो कई सारी चीजों को वोटर जो है वो देखता है। और जहां तक पीएम का सवाल है, पीएम की कल की रैली जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि रिकॉर्ड तोड़ जो जनता है वो पटेल मैदान सहरसा पहुंची, और जिस तरह से हमने भी देखा कि भारी संख्या में लोग दूर दराज के इलाकों से, चाहे कोसी के तटबंधी इलाके हो, वहां से भी आए थे। और 11 प्रत्याशी जो आसपास के जिलों के या जो भी विधानसभा क्षेत्र के थे वो भी वहां पर पहुंचे। तो पीएम को सुनने के लिए जिस तरह से भीड़ जुटी थी, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पीएम फैक्टर का जो इम्पैक्ट है वो जरूर सहरसा में भी पड़ेगा और बिहार की राजनीति में भी पड़ेगा। यानी कि जो हम अगर 2020 की अगर हम बात करें तो सहरसा में 3-1 का स्कोर था, यानी कि 3 एनडीए के पास और 1 सीट जो है वो महागठबंधन के पास। उस समय कुछ समीकरण अलग थे, इस बार के समीकरण कुछ अलग है, क्योंकि उस समय जो चिराग पासवान हैं वो अलग से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जो मुकेश सैनी थे वो एनडीए की ओर से चुनाव लड़े थे। इस बार थोड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि एनडीए के साथ चिराग पासवान लड़ रहे हैं, मुकेश सैनी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। जातिगत समीकरण बहुत अहम रोल अदा करने वाला है इस बार के चुनाव में वहां पर। हालांकि विकास भी मुद्दा है और जाति भी मुद्दा है, दोनों जाति बनाम विकास, और एक तीसरा अगर हम बोले तो लॉ एंड ऑर्डर है। तो इस बार जो स्कोर है, जो मेरे पास फीडबैक है संदीप, वो जो 3-1 का जो स्कोर है, इस बार लोग कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही थी, हम सहरसा नाउ जब ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहा था सहरसा नाउ भी, तो वहां भी देखने को मिला कि 50-50 वाला मामला है, और शायद इस बार मुकाबला इतना आसान एनडीए के लिए भी नहीं होगा। उधर जो महागठबंधन है वो तो कोशिश कर ही रहा है। देखिए प्रेम जी, जिस तरह से बात करें तो कई ओपिनियन पोल में देखा गया कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा कड़ी टक्कर होने वाली है, इतना आसान नहीं रहने वाला है, एक तरफा मामला नहीं रहेगा। लेकिन बात करें जिस तरह से काफी सारी घोषणाएं पर घोषणाएं हुई हैं दोनों ही गठबंधनों की तरफ से, तो काफी ज्यादा इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है दोनों के बीच। और पहले चरण की जहां तक बात करूं तो 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई बिल्कुल कड़ी टक्कर की आमने सामने है। 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस बार पहले चरण में उपयोग करेंगे। तो पहले चरण में ही पता चल जाएगा कि कैसी रहने वाली है आगे की स्थिति। और एक बड़ी बात मुझे ये समझ में आ रही है कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी ने गांव से अपने कार्यकर्ताओं से बात की, एक ये बहाना हो सकता है, लेकिन एक मैसेज उन्होंने पूरे महिलाओं को दिया कि किस तरीके से उन्होंने 10,000 का जो एक अकाउंट में सीधा पैसा उन्होंने भेजा। हालांकि इसको इस तरीके से भी लोग देख रहे हैं कि आप चुनाव के दौरान इस तरह से पैसे अकाउंट में गए तो वो महिलाएं कम से कम जिनके अकाउंट में पैसा गया उनको और पैसा इसमें मिलेगा, ऐड होगा, 2 लाख रुपए तक आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो वो एक मैटर है, वो बहुत बड़ा फायदा करने वाला है। तो महिलाओं की जो ताकत है, बार बार इसकी चर्चा हम करते हैं, वो ताकत पहचानता है इंडिया गठबंधन कि उसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है। हाई प्रोफाइल कुछ सीटें हैं जहां पर दांव पर लगा है दोनों तरफ से, महागठबंधन भी और एनडीए। और मैं सुन रहा था आपका एक वीडियो जो आप कह रहे थे कि कई हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी किस्मत जो है ये फर्स्ट फेज में है, वो दांव पर है। अगर थोड़ा लोगों को बता दें तो वो बड़ा आसान होगा लोगों को, कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं, चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस बार फर्स्ट फेज के चुनाव में ईवीएम में कैद होने वाली। देखिए कई बड़े चेहरे हैं जिनका फैसला, जिनकी किस्मत का फैसला इस पहले चरण में ही जनता तय करेगी। और जिस तरह से अगर बात करूं तो कई मंत्री भी हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, कुल मिलाकर अगर बात करूं तो 17 लगभग मंत्री हैं, जिसमें से 2 डिप्टी सीएम है इस समय बिहार सरकार के। उनकी किस्मत का भी फैसला जनता 6 नवंबर को ही ईवीएम के माध्यम से तय करेगी। और जहां तक बाकी हाई प्रोफाइल सीट की हम अगर मैं बात करूं तो जिसमें कई सारे सीट है, चाहे राघोपुर की बात करूं तेजस्वी यादव की सीट है, वहां से सतीश कुमार को एनडीए गठबंधन ने उतारा हुआ है। महुआ सीट से जहां उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, वहां से मुकेश कुमार को उतारा हुआ है महागठबंधन ने। मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उनके विरोध में उतारा हुआ है विनोद मिश्रा को। इसके साथ साथ जो अभी पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा में काफी ज्यादा बना हुआ है, आनंद सिंह जिनकी सीट है मोकामा की सीट, जहां से उनके विरोध में चुनावी मैदान में उतरी हुई है दूसरे बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की धर्मपत्नी
वो भी सीट इसी में आती है। इसके साथ-साथ मंगल पांडे जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्याम रजक, श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, उमेश कुशवाहा, विजय सिन्हा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर प्लूरल्स पार्टी की जो सुप्रीमो है, जो प्रमुख है उनकी पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी चुनावी मैदान में, खेसारी लाल यादव, वो भी पहले चरण में ही उनकी किस्मत का फैसला जनता तय करेगी। तो ज्यादातर की अगर बात करें तो ज्यादातर की सीट जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, वो उनकी किस्मत का फैसला 6 नवंबर को ही ईवीएम में बंद हो जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, वो सवाल ये है कि जो राज्य स्तर पर जो बड़े मुद्दे हैं वो तो हम जिक्र करते आ रहे हैं, बात हो रही है उस पर, जैसे कि विकास जो डेवलपमेंट का काम हुआ एनडीए की ओर से वो गिना रहे हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो उसका डर जो है वो बताया जा रहा है। दूसरी तरफ सपने दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव। हालांकि बाद में इसका हिसाब होगा कि अगर उनकी सरकार बन जाती है या गठबंधन के लोग आ जाते हैं तो वो सपने पूरे होते हैं कि नहीं, या जो वादे हैं वो पूरे होंगे कि नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि ये मुद्दे जो इन दोनों की तरफ से अभी कहे जा रहे हैं, और एक जो स्थानीय मुद्दे हैं जो कि जो बड़े नेता आते हैं, जो स्टार प्रचारक होते हैं, वो इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जो वोट करने जाता है, जो मतदाता है, जो अपने मोहल्ले में रहता है, जो अपने गांव में रहता है, वो छोटी मोटी जो दिक्कतें हुए उससे बहुत उसको जूझना पड़ता है। और छोटी मोटी दिक्कतें तो हम और आप कहते हैं, बड़े नेता कहते हैं, लेकिन उनके लिए वही बड़ी दिक्कत है, चाहे वो गांव में सड़क की बात हो, नाली की बात हो, या फिर शौचालय की बात हो। कई ऐसे बुनियादी जरूरतें हैं जो पूरी अभी तक नहीं हो पाई हैं, वो होना बाकी है। यानी कि ग्राउंड लेवल पर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं और लोग उससे नाराज हैं। मैं खुद सहरसा की बात करूं, जो मैं फीडबैक ले रहा था, जब मैं उस पर पढ़ रहा था, मैं वहां के लोगों की बाइट सुन रहा था, तो मुझे खुद लगा कि सहरसा में आप अगर 5 बड़ी बातें गिनाना चाहें तो बड़ी बड़ी बातें बता सकते हैं। ओवरब्रिज हो, या फिर जो कोसी का बेल्ट है उसमें बड़े बड़े काम हुए हैं, सड़क बनी है, पुल बहुत बने हैं वहां पर, सब ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि वहां जाम का वैसे ही अभी समस्या है, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो बड़ा परेशान है, उनकी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो जब वोटर जाएगा वोट करने के लिए, वो तो स्थानीय मुद्दों के साथ जाएगा ना। उसको क्या मतलब है कि आप बाकी काम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है, लोकल मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे या इस तरह के जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी रहने वाले? तो देखिए, अगर प्रेम जी बात करें तो लोकल मुद्दे जरूर रहते हैं। वो वोटर जब भी वोट करने जाएगा तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि अगर उनका विधायक जो पहले चुन के जिन्हें भेजा हुआ है और वो भी इस बार चुनावी मैदान में है, क्या वो उनकी बातें रख पाया सदन में, क्या वो केंद्र की योजनाएं उन तक पहुंचा पाया सही तरीके से। वो तमाम चीजें उन चीजों को देखेगा। जब वो दिल्ली से और पटना का जो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि कोई भी नेता हो, आप देख लीजिए, अगर मैं 2020 की बात करूं तो कई पुराने चेहरे हैं जो 2015 या 2010 से जब से 2005 से लालू राबड़ी शासन खत्म हुआ, उसके बाद से नीतीश कुमार के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो उनको भी मौका दिया गया है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। वो अपनी बात सदन तक लेकर के जाते हैं अपने लोगों की। मैं सुपौल की ही अगर आपको बात करूं, सहरसा का नजदीकी जिला सुपौल की बात करूं, लगातार वहां से विजेंद्र यादव जीतते हुए आ रहे हैं, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी है। वहां पे उन्होंने काफी विकास किया है। सहरसा की बात करूं तो सहरसा में भी कई चीजों पर विकास हुआ है और कई चीजों पर कमियां हैं। अब वो जनता देखती है, जनता ऐसी नहीं है, 5 साल एक लंबा समय होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। आपने ओवरब्रिज की चर्चा की, दावा किया जा रहा है कि 2.5 साल का समय तय किया गया था, लेकिन इसे 2 साल के अंदर पूरा करने का टारगेट है। अब वो जनता देखेगी कि 2 साल के अंदर पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि 2 साल जब भी कहीं विकास होता है तो कुछ ना कुछ परेशानी जनता को फेस करनी पड़ती है, चाहे आवाजाही की समस्या हो, यातायात की समस्या हो, जाम की समस्या हो। तो वो चीजें वो जनता देखेगी कि क्या अगर उस चीज से उनको निजात मिलती है कि नहीं, 2 साल के अंदर वो पूरा हो जाता है और उसके बाद जनता को उस चीज से सुविधा मिल पाती है कि नहीं। तो कई चीजों पर जो पब्लिक है जब वोट करने जाती है तो वो जरूर ये चीज देखती है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार केंद्र की योजनाएं गिनाते आ रहे हैं जब से उन्होंने चुनावी प्रचार की कमान संभाली है, तो उससे जनता काफी ज्यादा प्रभावित, जो मुझे लगता है कि जनता काफी ज्यादा प्रभावित रही है। यानी कि देखिए, अब जिसको जो कहना था, सुनना था, कह सुन लिया, उनकी बारी तो खत्म हो गई। नेताओं को जितना गुणगान अपना करना था, उपलब्धियां गिनानी थी, गिना लिए, जो वादे करने थे वो वादे भी कर लिए। अंत में यही समझना होगा कि बिहार का जो चुनाव है सिर्फ सरकार बनाने का गणित नहीं है, ये उस दिशा का चुनाव है जिसमें राज्य आगे बढ़ेगा। जंगल राज की यादें और विकास का वर्तमान दोनों सामने।
महिलाएं जो कभी भय से घिरी थी, आज आत्मविश्वास का चेहरा बन गई हैं। डिजिटल इंडिया, सीधी सहायता प्रेम के जी, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रेम जी, स्वावलंबन। जिस तरह से आपने बात की, मैं दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे थे फील्ड में, जब बात कर रहे थे, जब नीतीश कुमार के द्वारा ये साइकिल योजना निकाली गई और जब जो बालिकाएँ थी, जो छात्राएँ थी, जब वो साइकिल से जा रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि अब वो खुली हवा में जा सकती। और नीतीश कुमार शुरू से ही बच्चियों के लिए, और प्रधानमंत्री भी जब सहरसा आए थे, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, तमाम चीज़ों का ज़ोर दिया। तेजस्वी यादव ने भी बताया कि किस तरह से वो महिलाओं के लिए काम करेंगे। वो सारी चीज़ें तो महिलाओं को लुभाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है, क्योंकि 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, और 2020 की भी बात करूँ तो लगभग 60% के आस-पास जो है वो वोटिंग हुई थी, या 2000 हम पिछले सालों की बात कर लें, तो उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए दोनों गठबंधनों की तरफ से महिलाओं पर ज़्यादा फ़ोकस किया गया, ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा कि महिला वोटर्स को किस तरह से वो अपने पाले में ला सकते हैं। खैर, अब फैसला जनता के जनता हाथ को में है। बिहार की जनता ये तय करेगी कि वो फिर प्रगति की रफ्तार को तेज करेगी या फिर किसी पुराने रास्ते की ओर जाएगी। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है, जनता राजा है और यही राजा राज्य की दिशा तय करेगा। इसलिए सोचिए, समझिए और फिर मतदान कीजिए, क्योंकि जो फैसला आप करेंगे वही बिहार का भविष्य लिखेगा। बिहार आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति की गति थमे नहीं। यही उम्मीद, यही संदेश और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। आगे बढ़िए और अपने वोट से अपना बिहार लिखिए। और सहरसा नाउ आपसे अपील करता है, दिल से अपील करता है कि पहले फेज में जो आप चुनाव करने जा रहे हैं, जरूर जाएं, खुद भी जाएं, परिवार का कोई भी व्यक्ति हो उसको लेकर जाएं, किसी को सोने मत दें। ये बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का और आपका एक वोट से बहुत कुछ बदल जाता है। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका एक वोट है उससे क्या फर्क पड़ता है, छुट्टी का दिन है इसको छुट्टी की तरह मनाया जाए, छुट्टी तो और मिल जाएगी। लेकिन आपके एक वोट से 5 साल आपके राज्य के भविष्य को तय करना होता है। तो आप निकलिए घर से, वोट कीजिए, जरूर कीजिए और जो नहीं कर रहा है उसको लेकर जाइए बूथ तक, चाहे जिसको भी वोट करे, वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, जिसको चाहे वोट कीजिए। सहरसा नाउ यही अपील लगातार करता रहा, आज भी कर रहा है, क्योंकि अब आपकी बारी है। नेताओं को जो बोलना था बोल लिया, जितना समझाना था समझा दिया। अब आप निकलिए घर से, उस दिन वोट कीजिए और अपनी ताकत का एहसास करें, दिखाइए कि आप क्या है और जनता के हाथ में क्या है। और लगातार चुनाव पर जो हमारी कवरेज है जारी है और रिजल्ट, क्योंकि मैं सुन रहा था कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन भी हमारी गजब की तैयारी रहने वाली है। एक एक सीट का हाल बताएंगे, सहरसा की जो 4 सीट है उसके तो हाल हम बताएंगे ही बताएंगे, पूरे बिहार की बात बताएंगे, नॉन स्टॉप बताएंगे। तो बने रहिए आप सहरसा नाउ के साथ लगातार। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन संदीप मिश्रा, नमस्कार।